विकासपुरी बंगलों के सामने टीम ने पोजीशन ले ली। अदिति ने इशारा किया, साइड गेट कवर करो, कोई भागने न पाए। सिपाही बोले, जी मैम। दरवाजे पर दस्तक दी गई। भीतर कोई हरकत नहीं। दरवाजा तोड़ो। एक झटके में दरवाजा टूटा। भीतर अंधेरा था। हल्की सी बदबू, सिगरेट, शराब और डर का माहौल। अदिति ने गन तानी। शिव कुमार, बाहर निकल। भीतर एक परछाई हिली। फिर एक भारी आवाज गूंजी, बहुत हिम्मत है तेरी, अदिति। अदिति का दिल धक से रुक गया। यही है। उसने गहरी सांस ली और कदम भीतर बढ़ाए। अध्याय 13, आमने सामने। विकासपुरी के उस पुराने बंगले में हर तरफ सन्नाटा पसरा था। अदिति ने अपनी गन हाथ में कसकर पकड़ी और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हॉल में सिर्फ एक पुरानी कुर्सी थी, जिस पर बैठा था एक लंबा, दुबला, भारी आवाज वाला आदमी। सफ़ेद दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सुकून भरी मुस्कुराहट। शिव कुमार। उसने अदिति को देखा, मानो पहले से इंतजार कर रहा हो। आ गई तू? अदिति का खून खौल गया। खूब इंतजार करवाया तूने। अब खेल खत्म। शिव कुमार हंस पड़ा। खेल तो अब शुरू होगा, बेटी। अदिति ने गुस्से से कहा, तूने मेरे चाचा को मारा, रीना को मारा, कितने लोगों की जान ली, और तुझे शर्म तक नहीं? शिव कुमार का चेहरा तनिक भी नहीं बदला। शर्म? मैंने तो सिर्फ सफाई की है। जो मेरे रास्ते में आया, हटा दिया। अदिति की उंगलियां गन के ट्रिगर पर कस गईं। तेरी सफाई में इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? शिवकुमार हंसकर बोला, कानून की किताब में जो लिखा है, उससे पेट नहीं भरता। पावर चाहिए, डर चाहिए, इज्जत चाहिए। मैंने वही कमाया। अदिति ने दांत भींच लिए। तेरे जैसे लोग पावर के नाम पर हर जुल्म जायज मान लेते हैं, लेकिन मैं तुझे बचने नहीं दूंगी। शिवकुमार धीरे से उठा। उसकी चाल धीमी थी, मगर आंखों में हैवानियत भरी थी। तुझे लगता है मेरे मरने से सब ठीक हो जाएगा? हाँ, अदिति ने ठंडे स्वर में कहा। कम से कम और लोग नहीं मरेंगे। शिवकुमार ने जेब से पिस्तौल निकाल ली। सिपाही चौंककर पीछे हटे। तू बहादुर है, पर उतनी तेज नहीं। वो गुर्राया। अदिति ने बिना पलके झपकाए गन सीधी की। नीचे रख दे वरना। वरना क्या? शिवकुमार ने कहा, और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अदिति ने गोली चला दी। धाय! शिवकुमार की पिस्तौल छिटककर गिर गई। गोली उसकी बाह में लगी थी। वो चीख पड़ा। सिपाही लपके उसके हाथ पकड़ लिए। अदिति ने गहरी सांस ली। खेल यहीं खत्म, शिवकुमार। शिवकुमार की आंखों में अब भी पागलपन था। तू जीत गई? अभी नहीं। बहुत लोग बाकी हैं, जो मुझसे बड़े हैं। अदिति ने सख्ती से कहा, उन तक भी पहुंचूंगी। कसम है। पुलिस शिवकुमार को गिरफ्तार कर बाहर ले गई। अदिति ने आसमान की तरफ देखा। दिल्ली की हवा में आज थोड़ी राहत थी। थोड़ी देर बाद फॉरेंसिक टीम ने बंगले से कुछ और फाइलें बरामद कीं, जिनमें दर्ज थे तमाम नाम, साफ साफ दस्तावेज, जो रावलपुर घोटाले की असली सच्चाई उजागर कर सकते थे। अदिति ने वो फाइलें हाथ में पकड़ी। चाचा, आपकी लड़ाई मैं पूरी करूंगी, उसने मन में कहा। शिवकुमार एम्बुलेंस में डाला गया। उसकी आंखों में अब भी नफरत थी, पर डर भी झलक रहा था। अदिति ने पास जाकर कहा, जेल में सड़ता रहेगा, और मैं तेरे जैसे हर दरिंदे को बेपर्दा करूंगी।
शिवकुमार ने थूक निगला। कुछ बोलना चाहा, लेकिन दर्द से कराह गया। सिपाही उसे ले गए। अदिति ने टीम को शाबाशी दी। बहुत अच्छा काम किया। अध्याय 14 गवाही का बोझ। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलने लगा था, लेकिन अदिति की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। शिवकुमार की गिरफ्तारी से एक बड़ी कड़ी टूट चुकी थी, पर उसके दिमाग में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी। बहुत लोग हैं जो मुझसे भी बड़े हैं। वो जानती थी कि ये कहानी सिर्फ शिवकुमार पर खत्म नहीं होती। उसके पीछे भी कई चेहरे थे जो अब तक पर्दे में छिपे थे। अदिति ने थाने पहुंचकर पूरे दस्तावेज एक एक करके देखे। वो फाइलें जो शिवकुमार के बंगले से मिली थीं, उनमें कई नाम थे। नेता, बड़े बिल्डर, यहाँ तक कि कुछ रिटायर्ड पुलिस अफसर भी। उसके सिर में जैसे भंवर घूम गया। कितनी गहरी जड़ें हैं इस गुनाह की। तभी एक सिपाही ने आकर कहा, मैम, संदीप जी को कोई मिलने आया है। अदिति चौंकी। कौन? नाम बताया। वकील साहब, महेश त्रिपाठी। अदिति ने पापा को बयान रूम में बिठाया और खुद बाहर आकर उस आदमी को देखा। करीब 55 साल का, सूट बूट में, आंखों में अजीब सा घमंड। आप कौन? अदिति ने पूछा। महेश ने धीमे स्वर में कहा, मैं संदीप जी का वकील हूं। उनसे अकेले में बात करनी है। अदिति ने भौहें चढ़ाई। क्यों? महेश ने मुस्कुराकर कहा, कुछ कानूनी सलाह देनी है। अदिति ने सख्त लहजे में कहा, यहां हर बातचीत रिकॉर्ड होगी, याद रहे। महेश का चेहरा तनिक कस गया, पर उसने हामी भरी। ठीक है। दोनों भीतर गए। संदीप रावल के सामने बैठकर महेश बोला, देखिए, आप पर केस बन सकता है। बेहतर होगा चुप रहें। संदीप कांप गए। लेकिन सच तो बताना पड़ेगा, महेश ने घूर कर कहा। सच बोलोगे तो तुम भी फंसोगे। तुम्हारी बेटी की नौकरी भी खतरे में आ सकती है। अदिति का खून खौल गया। ये क्या धमकी है? महेश ने उसकी तरफ देखा। मैम, ये सच है। संदीप जी के बयान से उनका खुद का अपराध साबित होगा। अदिति ने सख्ती से कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं। गलती की है तो सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे मेरे पापा ही क्यों न हो। संदीप की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, अगर मैं अंदर गया, तू अकेली कैसे लड़ेगी? अदिति ने उनका हाथ थामा। मैं अकेली नहीं हूं। सच मेरे साथ है। महेश चुप रहा। फिर बोला, आप लोग सोच लें। मीडिया इस केस को तोड़मरोड़ कर पेश करेगी। अदिति ने नजरें टिका दीं। झूठ कितना भी ऊंचा हो, सच उसके आगे खड़ा रहेगा। महेश हार कर चला गया। संदीप ने भारी स्वर में कहा, बेटा, तू बहुत बहादुर है। अदिति ने गहरी सांस ली। आपने जो किया, वो गलत था, पर अब सच छिपाना और बड़ा अपराध होगा। संदीप ने सिर झुका लिया। मैं गवाही दूंगा। अदिति की आंखें भर आईं। उसने पापा को गले लगाया। मैं वादा करती हूं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उसी समय उसका फोन बजा। कंट्रोल रूम से कॉल था। मैम, शिवकुमार ने जेल में खुदकुशी की कोशिश की है। अदिति के हाथ कांप गए। क्या? कहाँ है वो? अस्पताल में भर्ती है। हालत गंभीर है। उसका दिल धक धक करने लगा। अगर वो मर गया, तो कई राज दफन हो जाएंगे। उसने टीम से कहा, अभी चलो। हॉस्पिटल। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में शिवकुमार ऑक्सीजन मास्क में पड़ा था। चेहरा पीला, सांसें तेज। अदिति ने डॉक्टर से पूछा, बच जाएगा? डॉक्टर ने सिर हिलाया।
पता नहीं, इन्हें जहर दिया गया है। अदिति का दिल बैठ गया। जहर? किसने? उसने पुलिस गार्ड से पूछा। किसी को मिलने दिया था? गार्ड ने कांपते हुए कहा। मैम। एक आदमी वकील बनकर अंदर गया था। नाम महेश त्रिपाठी। अदिति की आंखों में आग सी भर गई। महेश? तो वो सिर्फ वकील नहीं, शिव कुमार का आदमी भी था। उसने तुरंत टीम को आदेश दिया। महेश त्रिपाठी को ट्रेस करो। हर जगह पोस्टर लगाओ। सीसीटीवी फुटेज चेक करो। किसी भी हालत में भागने न पाए। उसके दिमाग में फिर वही बात गूंजी। बहुत लोग बाकी हैं। अदिति ने शिवकुमार की ओर देखा, जो अब भी बेहोश था। उसकी सांसें धीमी चल रही थीं। तू मरेगा नहीं? सच बोलकर रहेगा? अदिति ने मन ही मन कहा। दिल्ली की हवा फिर भारी लगने लगी, जैसे कोई और तूफान आने वाला हो। अध्याय 15 अंतिम सच। अदिति की आंखों में इस वक्त सिर्फ एक ही आग थी। सच को आखिरी सांस तक उजागर करना। शिवकुमार अस्पताल में मौत से जूझ रहा था। महेश त्रिपाठी फरार था। और अदिति की अपनी दुनिया जैसे हिल चुकी थी। उसने पूरी पुलिस टीम को अलर्ट कर दिया। महेश को हर हाल में पकड़ो, वरना वो शिवकुमार को भी मरवा देगा। सिपाही बोले। जी मैम। अस्पताल में शिवकुमार की हालत थोड़ी सुधरने लगी थी। डॉक्टर ने कहा, होश आ सकता है, मगर ज्यादा सवाल मत पूछिएगा। अदिति ने सिर हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आज ये कहानी खत्म करनी ही होगी। शिवकुमार की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वो अदिति को देखकर हौले से मुस्कुराया। कमजोर लेकिन वही शातिर मुस्कान। अदिति, फिर मिल गई? अदिति ने सख्ती से कहा। अब बहाने मत बना, सच बोल। शिवकुमार ने कराहते हुए कहा। तू जीत गई, पर सोच, उससे भी बड़े लोग बाहर हैं। नाम बता, अदिति ने झटके से कहा। शिवकुमार ने गहरी सांस ली। महेश त्रिपाठी। उसके पीछे एक नेता है, विधायक रमेश सिन्हा। अदिति चौंक गई। रमेश सिन्हा? दिल्ली का बड़ा नेता? शिवकुमार ने आंखें बंद कर लीं। वो ही मास्टरमाइंड है। राकेश, मैं, हम सब उसके मोहरे थे। अदिति का माथा ठनका। नेता? यानी ये घोटाला सिर्फ जमीन का नहीं, पूरे सिस्टम का था। शिवकुमार फिर बोला। मुझे माफ कर दे, अगर कर सके। अदिति की आंखें भीग गईं, पर उसने ठंडे स्वर में कहा। माफी से ज्यादा तेरी गवाही चाहिए। शिवकुमार ने सिर हिलाया। मैं गवाही दूंगा, बस बचा ले। अदिति ने उसे भरोसा दिया। तुझे सुरक्षा मिलेगी, सच सामने आएगा। उसी वक्त कंट्रोल रूम से कॉल आया। मैम, महेश त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। वो एयरपोर्ट भागने की कोशिश कर रहा था। अदिति की आंखों में सुकून सा उतर आया। बहुत अच्छा, उसने कहा। अदिति तुरंत थाने पहुंची। महेश को हथकड़ी में देखकर उसके गुस्से में सुकून घुल गया। भाग रहा था? अदिति ने तीखी नजर डाली। महेश ने होंठ भींचकर कहा। तुम मुझे नहीं रोक सकती, मेरे पीछे बहुत लोग हैं। अदिति ने ठंडे स्वर में कहा। तेरे पीछे चाहे पूरी दुनिया खड़ी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं। महेश को लॉकअप में डाल दिया गया। अदिति ने पापा को फोन किया। पापा, अब डरने की जरूरत नहीं, सच सबके सामने आ रहा है। संदीप की आवाज भर्रा गई। तूने जो किया, मुझे तुझ पर गर्व है। 2 दिन बाद अदालत में शिवकुमार और महेश की पेशी हुई। अदिति ने सारी सबूत मीडिया के सामने रखे। रावलपुर घोटाले से लेकर रीना के कत्ल तक हर लिंक जोड़ा।
लोगों की आंखें खुली रह गईं। नेता रमेश सिन्हा का नाम सुनते ही सियासत में भूचाल आ गया। अदिति ने कोर्ट रूम में खड़े होकर सच को जोर से बोला, मेरे चाचा को इंसाफ चाहिए, रीना को इंसाफ चाहिए, और हर उस इंसान को जिसे इन दरिंदों ने डराकर चुप करा दिया। कोर्ट में सन्नाटा था। जज ने कड़ी आवाज में कहा, सभी आरोपियों की गवाही और सबूत के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अदिति की आंखों में आंसू थे, पर दिल में सुकून भी। मैं हारूंगी नहीं, उसने मन में कहा। शिवकुमार को सख्त सुरक्षा में जेल भेजा गया। महेश और बाकी लोगों पर केस चलने लगा। अदिति जानती थी, लड़ाई लंबी होगी, लेकिन पहला कदम उसने जीत लिया था। रात को जब वो थकीहारी घर पहुंची, पापा ने दरवाजे पर खड़े होकर उसे गले लगा लिया। तूने कमाल कर दिया, बेटी, अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा। ये आपकी हिम्मत थी, पापा, जो मुझे मिली। आसमान में हल्की ठंडी हवा चली, मानो एक नया सवेरा उसके लिए दस्तक दे रहा था। रीना की याद उसके दिल में जिंदा थी, पर अब वो डर की नहीं, हौसले की याद बन चुकी थी। अदिति ने आसमान की ओर देखा। चाचा, मैंने वादा पूरा किया? उसके होंठ बुदबुदाए, और एक नए उजाले में वो आगे बढ़ चली, सच की राह पर, हर साये से लड़ने के लिए।